नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी एक तरह की एनर्जी होती है, जैसे अभी हम आयनाइजेशन एनर्जी पढ़कर आ रहे हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी एक एनर्जी है। और ये किस तरह की एनर्जी होती है इसकी एक्सप्लेनेशन हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन कहती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैसियस एटम टू फॉर्म नेगेटिव आयन। अब डेफिनेशन को हम समझते हैं, डेफिनेशन क्या कह रही है। डेफिनेशन कह रही है द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी की मिकदार जो रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, कब? जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है किसके अंदर? एक एटम के अंदर, एक न्यूट्रल एटम के अंदर। जब मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो कुछ एनर्जी खुद ब खुद रिलीज होगी। जब वो एनर्जी रिलीज होगी तो उस रिलीज्ड एनर्जी को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। और वो एटम जो है जिसमें हमने ऐड किया वो एक नेगेटिव आयन बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन, ठीक है। तो इसको एक इक्वेशन से देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और हम इससे समझते हैं। देखें यहाँ पर हमारे पास है एक ऑक्सीजन का गैसियस एटम। अब इस न्यूट्रल एटम के अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हूँ। अब जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो इसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन के एडिशन पर एनर्जी रिलीज होगी, इस एटम से एनर्जी निकलेगी। तो जब इस एटम से एनर्जी निकलेगी तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को मैं क्या कह दूंगा कि वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब ऑक्सीजन के केस में देखें कितनी एनर्जी निकल रही है, -141 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो माइनस का साइन क्यों लगाया? माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये एटम से एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से माइनस का साइन लगाया। और यहाँ पर भी जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी में डिस्कस किया था कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी थी, इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होती है और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होती है। तो अब देखते हैं ऑक्सीजन की हम सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करते हैं। अब जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करते हैं तो अब देखें यहाँ पर मैं एक न्यूट्रल एटम के अंदर नहीं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा, मैं पहले से ही एक नेगेटिवली चार्ज एटम है उसमें मैं एक और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब ये दोनों नेगेटिव चार्ज को मैं ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली ये ऐड नहीं होंगे, मुझे खुद से एनर्जी कुछ अप्लाई करनी होगी। और जब मैं इस पर खुद से एनर्जी अप्लाई करूंगा तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बनेगी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी निकल नहीं रही है, ये मैं खुद से अप्लाई कर रहा हूँ। तो उसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी? अमाउंट में भी ज्यादा होगी और ये पॉजिटिव होगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, आपने हमेशा याद रखना, क्योंकि हम ये पहले से ही नेगेटिवली चार्ज आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर। तो ये कितनी होगी? +780 किलो जूल पर मोल, ठीक है। हर मोल के ऊपर इतनी एनर्जी मुझे उसको प्रोवाइड करनी है। तो ये थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका ट्रेंड भी देख लेते हैं, पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड किस तरह से है। तो पीरियोडिक टेबल हम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं पीरियड्स में इसका ट्रेंड कैसे। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड था, पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती थी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सेम इंक्रीज करती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, और जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी तरह से अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में एटम का साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू एक शेल, नया शेल उसमें ऐड हो जाता है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसकी वैल्यू भी नीचे की साइड पर डिक्रीज करेगी, क्योंकि एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। एटम का साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज करेगी, यानी कि उसकी अमाउंट कम निकलेगी हमारे पास। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर को समझने से पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को देखते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम यहाँ देख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को कैटेगराइज ही दो तरह से किया गया, एक मेटल्स हैं और दूसरे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तीसरी भी टाइप है मेटालॉइड्स, लेकिन उसको हम ज्यादा इतना डिस्कस नहीं करते। मेजरली हमारे पास दो ही टाइप्स होती हैं, एक नॉन मेटल्स की और दूसरा मेटल्स की। तो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को देखते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है इनको हम देख लेते हैं। मेटल्स क्या होता है? मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ऐसे एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं उनको हम कहते हैं मेटल्स। जबकि दूसरी साइड पे जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं? टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और नेगेटिव आयंस बनाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका क्या मतलब है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। अभी हमने बात की कि मेटल्स वो एटम्स होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से शेयर कर देते हैं, यानी कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी भी चार्जेस के मूव करने को कहते हैं। चार्जेस यानी कि नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स, और जो मेटल्स हैं इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इजी टू मूव होते हैं, तो इस वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और दूसरी तरफ नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते हैं, बल्कि इनको खुद चाहिए होते हैं। ये किसी दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन उनसे लेते हैं
और बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये पुअर कंडक्टर है नॉन मेटल्स, और जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि मेटल ऑक्साइड्स को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमारे पास बेस एक बनाकर यील्ड में शो करता है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। तो हमें क्या पता चला, जब भी हम किसी मेटल के ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास एक बेस आती है। इसी के बरक्स अगर हम देखें नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल्स में क्या होता है? नॉन मेटल्स में जब हम नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये एसिड्स बनाता है, ठीक है। उसमें मेटल्स में बेस बना रहा था, लेकिन इसमें हमारे पास एसिड्स बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? देखें यहाँ पर SO3 को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमारे पास H2SO4 बना रहा है, जो कि एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो ये इनमें था तीसरा डिफरेंस।